हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी के कोर्स में जो पेपर 6 है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, उसके अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी कर रहे थे एग्जीक्यूटिव का और उसके अंतर्गत आज हम लोग स्टडी करेंगे स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की एग्जीक्यूटिव का कि उनमें क्या डिफरेंसेस है, वहाँ की कार्यपालिका की जो स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की जो कार्यपालिका है उसकी क्या शक्तियाँ हैं, उसके क्या पावर एंड फंक्शंस हैं, उसका अध्ययन करेंगे। हमने अपने लास्ट क्लास में ब्रिटेन और अमेरिका के कार्यपालिका का अध्ययन किया है। आज के क्लास में हम लोग स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान के में जो है के अनुसार जो है एक विचित्र लक्षण जो है वो देखने को मिलता है वहाँ की कार्यपालिका में, कि वहाँ पे जो कार्यपालिका है उसमें बहुल कार्यपालिका जो है वो हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि वहाँ जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर, जैसे कि हमने देखा कि जो कार्यपालिका की शक्तियाँ जो हैं, जैसे कि हमने अमेरिका का अध्ययन किया तो वहाँ कार्यपालिका की शक्ति किस में थी, वहाँ के राष्ट्रपति में थी। और अगर हमने ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहाँ की जो कार्यपालिका की शक्ति जो थी, अगर वास्तविक शक्ति की बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के मंत्रिमंडल में कार्यपालिका की शक्ति थी और वहाँ का सम्राट एक नाम मात्र का कार्यपालिका की शक्तियाँ वहाँ थी। लेकिन अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पे हमें बहुल कार्यपालिका की शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ किसी एक व्यक्ति में कार्यपालिका की शक्ति नहीं है, बल्कि वहाँ जो है कार्यपालिका की शक्ति जो है बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है और वहाँ की एक विलक्षण गुण जो है वो देखने को हमें मिलता है। स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका को संघीय परिषद या फेडरल काउंसिल भी कहते हैं और संघीय परिषद के सदस्यों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। संघीय परिषद के सभी 7 सदस्यों का चुनाव स्विट्ज़रलैंड की संघीय सभा के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक में की जाती है और संघीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष जो है वो निश्चित होता है और इस अवधि के पूर्व भी इसे हटाया नहीं जा सकता है। यदि इस अवधि के पूर्व स्विट्ज़रलैंड की संघीय सभा भंग हो जाए तो एक नवीन निर्वाचन के बाद संघीय सभा के दोनों सदन अपने संघीय अधिवेशन में नई संघीय परिषद का चुनाव करते हैं और यदि संघीय परिषद के किसी सदस्य का स्थान इस अवधि से पूर्व रिक्त हो जाए तो संघीय सभा अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए नए सदस्यों का चुनाव करते हैं। संघीय परिषद के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और व्यवहार में संघीय परिषद के सदस्य बार बार चुन लिए जाते हैं ताकि वे अपने अनुभव और योग्यता से देश को लाभ पहुंचा सके। स्विट्ज़रलैंड का कोई भी नागरिक जो राष्ट्रीय सभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, संघीय परिषद का सदस्य चुना जा सकता है। यदि संघीय सभा का कोई सदस्य संघीय परिषद के लिए चुना गया है तो उसे संघीय सभा से त्याग पत्र देना पड़ता है। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा की बैठकों में तो भाग लेता है, लेकिन उसे मत डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संघीय परिषद के सदस्यों पर उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जा सकते। संघीय परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संघीय सभा द्वारा अपनी संयुक्त बैठक में संघीय परिषद के सदस्यों के बीच की जाती है। इन दोनों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संघीय परिषद का अध्यक्ष ही स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रपति कहलाता है। कोई भी व्यक्ति लगातार 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता।
संघीय परिषद के अध्यक्ष की कोई विशेष शक्तियां नहीं होती। वह संघीय परिषद के अन्य सदस्यों की भांति अपने विभाग का प्रधान होता है। वह संघीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। किसी विषय में मतों के बराबर ही अध्यक्षता करता है। किसी विषय में मतों के बराबर हो जाने पर उसे निर्णायक मत डालने का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के रूप में संघीय परिषद के अध्यक्ष के कार्य केवल औपचारिक ही होते हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है एवं विदेशी राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करता है। संघीय सभा द्वारा पारित विधेयकों पर वह अपने हस्ताक्षर करता है, लेकिन उसे वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। स्विट्जरलैंड में संघीय प्रबंध के विभागों को 7 भागों में बांटा जाता है। पहला विदेशी विषयों का विभाग, दूसरा गृह विभाग, तीसरा न्याय और पुलिस विभाग, चौथा वित्त और सीमा शुल्क विभाग, चौथा कृषि, व्यापार और उद्योग विभाग, पांचवा परिवहन, संचार और शक्ति विभाग, और जो लास्ट है संघीय परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक एक विभाग होता है। ये 7 विभाग जो बांटे गए रहते हैं, तो जो 7 मेंबर होते हैं, 7 के पास एक एक विभाग जो है वो दिए गए होते हैं। संघीय परिषद की बैठक सप्ताह में एक बार होती है और आवश्यकता पड़ने पर इसकी बैठकें बुलाई जा सकती हैं। संघीय परिषद की गणपूर्ति रखी गई है। संघीय परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन निर्णय वैध तभी माने जाते हैं जब निर्णय के पक्ष में कम से कम 3 मत पड़े। स्विस संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां संघीय परिषद में निहित होती हैं। संघीय परिषद कानूनों और अध्यादेश के अनुसार संघीय कार्यों का संचालन करती है। संघीय सभा द्वारा बनाए गए कानूनों, अध्यादेशों, विदेशों के साथ कभी की गई संधियां, संघीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने की जिम्मेदारियां संघीय परिषद को होती हैं। संघीय परिषद यह देखती है कि देश में संविधान का पालन हो और कानूनों का उल्लंघन ना हो। यदि कानूनों का उल्लंघन हो तो उस मामलों पर संघीय न्यायाधिकरण को सौंप सकती है। यह संघीय न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू भी करती हैं। संघीय परिषद ऐसे न्यायाधिकरणों की नियुक्ति करता है जिन्हें नियुक्त करने का अधिकार संघीय सभा को या किसी अन्य सत्ता को नहीं होती है। संघीय परिषद कैंटनों के पारस्परिक समझौतों को लागू करवाती है एवं यह इसे लागू करवाती है और इसे इन कैंटनों के पारस्परिक संधियों की जांच करने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। वैदेशिक संबंधों के संचालन की जिम्मेदारी भी संघीय परिषद को सौंपी गई है। यह विदेशिक आक्रमणों से देश की रक्षा करती है। यदि कोई संकट उपस्थित हो जाए और उस समय संघीय सभा का अधिवेशन ना हो तो संघीय परिषद को नई सेना तैयार करने और उसका प्रयोग करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। संघीय परिषद के सदस्यों को संघीय सभा की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संघीय परिषद कानूनों को लागू करने के लिए अनेक नियम बनाती है तथा अध्यादेश भी जारी कर सकती है। संघीय परिषद के सदस्यों को उन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं जो संघीय सभा में उनसे पूछे जाए। संघीय परिषद ही स्विट्जरलैंड का बजट तैयार करती है और एवं उन्हें संघीय सभा के समक्ष स्वीकृत करने के लिए रखती है। संघीय परिषद राजस्व एवं अन्य कर भी एकत्रित करती है और संघीय सभा द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी भी रखती है। 1914 में संघीय परिषद की न्यायिक शक्तियां बहुत ही कम कर दी गई। यह संघीय सरकार के विभिन्न विभागों के निर्णयों के विरुद्ध व्यक्तियों की अपीलें भी सुनती हैं। यह संघीय रेलवे प्रशासनों के निर्णयों के विरुद्ध भी अपीलें सुनती हैं। पंचम गणराज्य से भी सुनती हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जितनी भी जो शक्तियां हैं
स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद है उसको काफ़ी व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं। और इसकी खास जो विशेषता है तो वो ये है कि यहाँ पे जो कार्यपालिका शक्ति है उसका जो स्वरूप है वो बहुल स्वरूप है। मतलब यहाँ पे किसी एक खास व्यक्ति में इसको कार्यपालिका की शक्तियों को किसी एक व्यक्तियों में निहित ना करके ये इसके जो 5 सदस्य होते हैं उन 5 सदस्यों को दी गई हैं और 5 अलग अलग विभाग जो हैं वो दिए गए हैं और उन 5 लोगों को अलग अलग विभाग दिए गए हैं, अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं और वो सभी इन विभागों को देखते हैं, करते हैं और इस तरह से उनको न्यायिक शक्तियाँ, उनको अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, विदेशों से संधियाँ जो करते हैं उनसे वो सारी शक्तियाँ, इस तरह से देखे जाए तो इनको जो है वो काफ़ी व्यापक शक्तियाँ जो है वो दी गई हैं और इनकी जो शक्तियाँ किसी एक व्यक्तियों में निहित ना होकर अमेरिका या ब्रिटेन की तरह एक बहुल कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वो यहाँ पे कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है वो एक बहुल स्वरूप हमको इनका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस में जो स्वरूप क्या है। तो फ्रांस में जैसा कि हम जानते हैं कि जो पंचम गणराज्य जो है उसके अनुसार जो है जो कार्यपालिका की शक्तियाँ कहाँ निहित है। तो पंचम गणराज्य से पहले जो है फ्रांस में राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन पंचम गणराज्य के संविधान के बाद जो फ्रांस जो है उसमें फ्रांस में राष्ट्रपति की को बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया है, क्योंकि पंचम गणराज्य से पहले जो है बहुत अस्थिरता का दौर था फ्रांस में, लेकिन उसके बाद जो है राष्ट्रपति को काफ़ी व्यापक शक्तियां दी गई और उसे काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया। फ्रांस का जो कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो राष्ट्रपति का पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है, ठीक है। और पंचम गणराज्य के का जो संविधान के अनुसार फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के माध्यम से निर्वाचित होता है, लेकिन 1962 में इस प्रणाली में परिवर्तित किया गया है और अब फ्रांसीसी जो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से फ्रांस के समस्त 18 वर्ष से अधिक आयु के जो नागरिक हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति का चुनाव द्वितीय मतपत्र योजना सेकेंड बैलेट पेपर सिस्टम जो होता है के आधार पर होता है और इस व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यक होने पर 2 पृथक मतदान होते हैं और प्रथम मतदान में यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रथम मतदान में किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, अगर फर्स्ट में मिल जाता है तो उसे घोषित किया जाता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो द्वितीय मतदान होता है और इसमें प्रथम मतदान के प्रथम 2 उम्मीदवार जो होते हैं जो उनमें चुनाव होता है और अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्षों का होता है और उसे पुनः निर्वाचन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, दोबारा से उनका मतदान या चुनाव हो सकता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटाया जा सकता है और ऐसा महाभियोग का प्रस्ताव जो है राजद्रोह के आधार पर फ्रांसीसी संसद के द्वारा किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्यों से पारित हो जाता है तो दोषारोपण की जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति को पदच्युत हो जाता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय, न्यायिक एवं अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी व्यापक अधिकार प्राप्त है और फ्रांसीसी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका सर्वोच्च पदाधिकारी होता है और सभी कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं उसमें निहित होती हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति देश की सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख होता है और फ्रांस का राष्ट्रपति फ्रांस के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल
के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में स्वतंत्र होता है और वह व्यक्ति को और स्वतंत्र होता है एवं वह व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जिसे संसद का विश्वास जो है वो प्राप्त होता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को न सिर्फ प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, बल्कि वह प्रधानमंत्री को उसके पद से भी हटा सकता है। फ्रांस का राष्ट्रपति मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है तथा मंत्रिमंडल की कार्यवाही पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है और एक भाग में कार्यों के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का परामर्श अनिवार्य रूप से लेना आवश्यक होता है और इस भाग में के कार्यों के लिए संबंधित मंत्रियों के हस्ताक्षर जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। दूसरे भागों के कार्यों जिससे संबंधित राष्ट्रपति के आदेशों के लिए प्रधानमंत्री या विभागीय मंत्रियों के हस्ताक्षर जो है वो आवश्यक होते हैं। एक में आवश्यक होते हैं, एक में आवश्यक नहीं होते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त होता है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति को संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। फ्रांसीसी संसद द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकते हैं जब तक उन विधेयकों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना कर दे। फ्रांसीसी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 15 दिन के अंदर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं और इस अवधि में वह विधेयकों को संसद में पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, जिस पर संसद अनिवार्य रूप से विचार करती है। फ्रांसीसी संविधान के अनुसार फ्रांस का राष्ट्रपति कुछ विशेष विषयों से संबंधित विधेयकों को मंत्रिमंडल अथवा दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति संसद के निचले सदन राष्ट्रपति सभा को प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों के परामर्श पर भंग कर सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में राष्ट्रपति को इन लोगों से सिर्फ परामर्श करना आवश्यक है, उनकी अनुमति लेना नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति अनेक अधिकारियों की नियुक्तियां भी करते हैं, जैसे राष्ट्र के काउंसिलरों जो काउंसिलर होते हैं, और उसके बाद जो होते हैं ग्रैंड चांसलर ऑफ द लीज होते हैं, उनको लीज ऑनर। उसके बाद प्रिफ्टो राजदूतों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों आदि की नियुक्ति जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति करते हैं। और फ्रांस के वैदेशिक संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विषय में भी उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फ्रांस के राष्ट्रपति को संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। संविधान के अनुसार गणतंत्र का राष्ट्रपति यह देखेगा कि संविधान का सम्मान हो और राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का भी संरक्षक होता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका की उच्च परिषद का सभापतित्व करता है तथा उसके सभी 9 सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। वह संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों की अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है तथा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त होती है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त होता है। संकट काल की घोषणा करने का अधिकार भी प्राप्त होता है और संकटकालीन अवस्था में शासन के उत्तराधिकार राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है।
तो इस तरह से हम देखें तो फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां भी काफ़ी व्यापक हैं और स्पेशली संकटकालीन समय में फ्रांस की राष्ट्रपति की शक्तियां काफ़ी व्यापक हो जाती हैं और उस समय उस सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के हाथों में, वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित हो जाती हैं और उसके हाथों में ये सारी शक्तियां चली जाती हैं और वो काफ़ी शक्तियां जो है वो केंद्रित हो जाती हैं। संविधान की रक्षा करने की, संविधान की व्याख्या करने की शक्तियां भी जो हैं वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जिस तरह एक तरफ जहां स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो बहुल रूप में हमें देखने को मिलती हैं, वहीं फ्रांस में हमें जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति में हमें देखने को मिलती हैं और वह उसका एकल स्वरूप हमें देखने को मिलता है। वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में पंचम गणराज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति को काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया है और कोई भी जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और वह जो है उसको काफ़ी व्यापक न्यायिक शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, संवैधानिक शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ, इन सभी तरह की शक्तियाँ जो हैं वो एक तरह से फ्रांसीसी राष्ट्रपति को देकर उसे काफ़ी व्यापक अधिकार दिए गए हैं। तो ये था, हमने अध्ययन किया कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत हमने ब्रिटेन की शक्तियाँ कार्यपालिका का अध्ययन किया, अमेरिका के कार्यपालिका का अध्ययन किया, स्विट्जरलैंड के कार्यपालिका का अध्ययन किया और हमने फ्रांस की कार्यपालिका का अध्ययन किया। हम अपने नए क्लास में जो है इन चारों देशों की न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया हो। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम नए क्लास में मिलेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।